तो चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अभी तक हमने रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली मैं बोला था कि 5 टॉपिक में हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। देखिए उसमें फर्स्ट टॉपिक क्या था, बात आप ही बताइए। कैलकुलेशन करना था, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना था। उसमें 2 मेथड बताया गया था, एक तो एक्स मेथड और दूसरा स्ट्रक्चर बना के। उसमें आपको बताया जा रहा था कि जब भी आप स्ट्रक्चर बना के करेंगे तो आपको बताया गया था कि HCN और HNC का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, क्योंकि एचएनसी में कार्बन और नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो दोनों में सेम ही आता है, तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना था। और कभी कभी आप लोग क्या करते थे, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे और उनका हाईएस्ट से भी ज्यादा आने लगता था, तो आप लोग कौन सा आंसर को टिक करेंगे, हाईएस्ट वाला का। अगर बात किया जाए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए हाईएस्ट कितना है 6 और मिनिमम कितना है 0। ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया। और बताइए पहला एप्लीकेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट किया जा रहा था, और सेकेंड एप्लीकेशन क्या था बताइए, ऑक्सीडेशन स्टेट का एप्लीकेशन। सेकेंड टॉपिक वही था ना, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसमें बताया गया था ऑक्सीडेशन स्टेट या तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। जैसे कि हम लोग बात करें KMnO4, KMnO4 में मैग्नीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताइए 7 है, और 7 है तो ये फर्दर ऊपर नहीं जा सकता है। इनका क्या होगा भाई, रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो ये कौन सा एजेंट हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम बात करें H2S का, तो यहाँ में सल्फर अपने कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई, मिनिमम। अगर सल्फर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इससे कम तो नहीं जाएगा, क्या अब इससे ऊपर जाएगा, मतलब इनका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर हम लोग बात करें SO2, यहाँ में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो ये इंटरमीडिएट में है। कहाँ में है, इंटरमीडिएट में। इनका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इनका रिडक्शन भी हो सकता है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं। तो इनको जिनका जो इलेमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट के बीच में होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। क्या हो सकता है, डिस्प्रोपोर्शनेट। तो क्या ये सेकेंड एप्लीकेशन हो गया भाई। थर्ड एप्लीकेशन आपको क्या बताया गया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। समझ पा रहे हैं ना भाई, मतलब जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यहाँ तक हो गया था। और देखिए यहाँ तक हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ा था, और उसमें एक और एप्लीकेशन पढ़ा था भाई कि उसमें क्या होता है कि कभी कभी 3 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर दे देता है, बोलता है कि बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो जो भी फॉर्मूला लिखा है उसमें सारा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम जिसका 0 हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड एप्लीकेशन में जो 3 एप्लीकेशन है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा वाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाला पता करना, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंड टॉपिक क्या बताई गई थी बताइए, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में 2 होता है बताइए, एक तो इंटर, एक इंट्रा, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन। जो इंपॉर्टेंट क्या था भाई, डिस्प्रोपोर्शनेशन। मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन में मॉलिक्यूल भी सेम होता है और एलिमेंट भी सेम होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, ऐसा टाइप के रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन बोला जाता है। क्या इस हमारा थर्ड टॉपिक था। नेक्स्ट में था रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। समझ पा रहे हैं क्या भाई, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का कितना रूल था भाई, 4 रूल था। पहला कौन सा रूल था, पहले उसको तोड़ना है, स्प्लिट करना है, और लास्ट में क्या करना है, जोड़ना है। उसके बीच में 2 स्टेप आती है, पहले हम लोगों को एटम को बैलेंस करना है, फिर चार्ज को बैलेंस करना है। एटम को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले सारे एटम को बैलेंस करते हैं अदर देन कार्बन, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद किसको बैलेंस करते हैं भाई, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर का हेल्प से, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ के। चार्ज को बैलेंस करने के लिए चार्ज का बैलेंस किसके वजह से होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का वजह से होता है। उसके बाद सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है, फिर लास्ट में क्या करना है बताइए, ऐड। तो रिएक्शन हो जाता है बैलेंस। अगर मान लो H दिखाई दे रहा है तो ये रिएक्शन कौन सा मीडियम में बैलेंस हुआ है, एसिडिक। अगर आपको उस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो जितना H+ दिखाई दे रहा है उतने ही OH- का एडिशन दोनों साइड कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाता है OH- में, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो जाता है बेसिक मीडियम में। क्या यहीं तक आपको कराया गया था। 4 टॉपिक हमारी खत्म हो गई है। किसी को डाउट है क्या, अभी तक कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ये लास्ट टॉपिक जो पढ़ाई जा रही है उसका नाम है इक्विवेलेंट वेट। अच्छा बताइए क्या लास्ट से दिखाई देता है क्या, ये जो लिखा गया दिखाई दे रहा है लास्ट से, थोड़ा छोटा ही क्या लेटर दिखे ना, बायोस से तो ठीक ही होगा है ना तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। देखिए क्या आपने ये टर्म सुना सुना लग रहा है, इक्विवेलेंट वेट के बारे में आपने पढ़ा था। क्या आप लोग जानते होंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसको हम लोग ई लिखेंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, या आप लोग एन फैक्टर या एक्स फैक्टर के नाम से लिखते थे। क्या ये मोल कंसेप्ट में अभी रिसेंट में आपने पढ़ा है, क्या इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। समझ पा रहे हैं ना भाई।
और देखिए ये वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए आपने क्या क्या देखा था भाई, वैलेंसी फैक्टर आपने किस किस का निकाला था भाई, आयंस का भी निकाला था, किसका निकाला था, आयंस का। फिर आपने किसका भी निकाला था, एसिड का। फिर आपने किसका निकाला था, बेस का। किसका भी निकाला था भाई, सॉल्ट का। और आज की क्लास में हम लोग जो वैलेंसी फैक्टर पढ़ने वाले हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पढ़ने वाले हैं। भाई कोई भी आयंस लिखा है भाई, मान लो ऐसा लिखा है Na+Y, बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1। मान लो लिखा है Mg+2, बताओ वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। तो क्या आयंस का वैलेंसी फैक्टर तो वही चार्ज के बराबर हो जाता है। हाँ थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे क्या, यहाँ तक समझ में आ रही है। अगर मान लो एसिड लिखा है, बताइए HCl कितना H है भाई, 1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। अगर मान लो H2SO4 लिखा है, इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी, 2। अगर मान लो लिखा है H3PO4, वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी, 3। अगर मान लो H3PO3 लिखा है, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। H दिखाई दे रहा है 3, लेकिन वैलेंसी फैक्टर 2। बताइए H3PO2, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 1। अगर याद हो तो बताया गया था। इसका कितना हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर 3। बाकी कोई भी कंपाउंड, कोई भी एसिड जितना H वही उसका वैलेंसी फैक्टर। लेकिन इसमें एक्सेप्शन था, क्योंकि मैं बोला था कि इसका डायग्राम भी बताया गया था वो H निकलता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। समझ पा रहे हैं ना। हाँ अब धीरे धीरे याद आ जाएगा। देखिए अगर हम बात करें बेस का, हमको भाई यही पढ़ाना है, ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मोल कंसेप्ट में पढ़ाया गया है। अगर हम बात करें भाई बेस का, तो बताइए जितना OH वही उसका एन फैक्टर हो जाता था। अगर मान लीजिए लिखा है NaOH, बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, 1। MgOH का होल ट्वाइस, बताइए वैलेंसी फैक्टर कितना, 2। बहुत अच्छी बात है। अगर सॉल्ट लिखा है भाई, जैसे मान लो लिखा है NaCl, ना तो एसिड ना तो बेस, तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट। तो इसमें बताओ Na का चार्ज कितना हो जाएगा, +1, Cl का चार्ज -1। तो कोई भी टोटल चार्ज ऑन केटाइन, केटाइन पे जो चार्ज है वही उसका एन फैक्टर हो जाता है या वैलेंसी फैक्टर हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। अगर मान लो लिखा है Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, बताइए इसका एन फैक्टर है। तो पहले इसको ब्रेक करेंगे तो क्या ये एल्युमिनियम में टूटेगा, सल्फेट में टूटेगा भाई, बोलिए। क्या एल्युमिनियम कितने हैं, 2। सल्फेट कितना है, 3। तो एक एल्युमिनियम पे चार्ज +3 है, तो 2 पे कितना हो जाएगा। तो बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब, है ना। तो आज क्या पढ़ना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। पूरा तुम्हारा ऑर्गेनिक पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में वैलेंसी फैक्टर 5 ही निकालना होता है, जिसमें 4 ऑलरेडी बताया गया था, आयंस का, एसिड का, बेस का, सॉल्ट का। और आज हम लोग क्या सीखेंगे भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। फिर आगे और पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी 3 केस होगा। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो कैसे निकालना है वैलेंसी फैक्टर, क्या मैं आगे चलूं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले याद रखेंगे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, बताइए मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर। तो अब हम लोग सीखेंगे वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए भाई, हम ये जो पढ़ाया जा रहा है ना, ये बहुत एक्सट्रीम केस में हो सकता है कि क्वेश्चन इस टॉपिक से आए, ठीक है। लेकिन अभी तक आपको जो पढ़ाया गया वही सफिशियंट है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है नीट में, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ये जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट हम लोग कुछ देर के बाद पढ़ने वाले हैं, बहुत कम चांसेस है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आए, ठीक है। अब देखिए नीट का क्वेश्चन को उठा के देखिए कितना आसान आता है। लेकिन हम लोग का जब एग्जाम होता है उस समय तक हमारी रिवीजन एक ही बार होती है, इसलिए दिमाग में नहीं बैठता है। तो एटलीस्ट आपका 4 से 5 बार रिवीजन होगा तो दिमाग में बैठेगा। अब नीट का क्वेश्चन खुद ही देखिए क्या हार्ड आता है क्या। लेकिन वही एक आईआईटी का क्वेश्चन करके देखिए, नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो दोनों में डिफरेंस है कि नीट का क्वेश्चन काफी आसान होता है, उसके लिए आपको एटलीस्ट 5 बार रिवीजन चाहिए। मतलब आप लोग अपना क्या करेंगे, टाइम सेटअप करेंगे। जैसे संडे को क्या करना है, अभी शुरू से लेके अभी तक जितना भी पढ़ा है, संडे में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, तीनों सब्जेक्ट को। इतना करेंगे तो हर संडे को शुरू से लेके लास्ट में रिवीजन करेंगे। मंडे टू सैटरडे तक पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और संडे में शुरू से लेके लास्ट तक रिवीजन करना है। ये हमेशा बना के रखिए, क्योंकि नीट में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, रिवीजन। ये नहीं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसे आएगा क्वेश्चन एक, वो भी आसान आएगा। बताइए CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, याद होता है 6। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। लेकिन अगर आप भूल जाएंगे तो आप 10 मार के टिक करके आएंगे, CrO5 क्रोमियम का 10 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑप्शन नंबर ए में भी 10 लिखा होगा, तो गलती हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो संडे में आप लोग क्या बनाएंगे भाई, केवल रिवीजन करना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 मोल। देखिए 1 मोल सब्सटेंस क्या लिखा गया है भाई, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 मोल।
ये क्या है इसका मतलब, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 मोल। अब कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं भाई MnO4 माइनस लिखा है, क्या लिखा है भाई, MnO4 माइनस लिखा है। देखिए अगर ये समझ में आ जाएगा तो रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंस करना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कल मेथड कर रहे थे, वो 4 स्टेप में बताया गया था, तोड़ना है, जोड़ना है, ये सब। लेकिन इसमें आपको डायरेक्टली वैलेंसी फैक्टर के हेल्प से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे बताइए MnO4 भाई कन्वर्ट हो गया Mn+2 में, किसमें कन्वर्ट हो गया, Mn+2 में। तो बताइए यहाँ में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, समझ पा रहे हैं ना भाई। तो यहाँ में क्या बोला गया है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 मोल। मान लीजिए हमारा जो MnO4 माइनस है, इसका 1 मोल में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होता है, वही उसका एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ध्यान कहीं और है भाई, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए यहाँ में MnO4 माइनस लिखा है। MnO4 मतलब ये 1 मोल है भाई, कितना मोल है, फिक्स किया गया है 1 मोल। मान लो ये कंपाउंड है 1 मोल है, इस 1 मोल कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होगा भाई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। क्या आप समझ पा रहे हैं। अब मुझे बताइए यहाँ में +7 से +2 में गया है, Mn की बात किया जा रहा है, +7 से +2 में गया है, बताओ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया है। और चेंज निकालने के लिए हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, चेंज निकालने के लिए हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो आप मुझे बताइए बड़ा नंबर कितना है 7 और छोटा नंबर कितना है 2, तो डिफरेंस कितना का आएगा भाई, 5 का आएगा। अच्छा बताइए यहाँ में मैग्नीज के कितने मोल हैं भाई, एक ही तो है ना भाई, तो मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 5। समझ पा रहे हैं क्या भाई, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 5। क्या आप लोग नहीं समझ पाए। अच्छा बताइए ये +7 से +2 में जा रहा है, बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अरे भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बताओ देखो रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो रिएक्शन उल्टा देखिए, इधर देखिए +2 से +7 जा रहा है, बताओ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो बताओ वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो गया भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका निकालना है वैलेंसी फैक्टर, क्या निकालना है भाई, वैलेंसी फैक्टर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ से +2 से +7, तो बताओ चेंज कितना का आएगा, 5 का आएगा। और यहाँ में मैग्नीज के भी कितने मोल है भाई, 1, तो मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी 5 है। जरूरी नहीं है कि रिएक्शन फॉरवर्ड का वैलेंसी फैक्टर और बैकवर्ड का वैलेंसी फैक्टर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो पाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे मान लो लिखा है Cr2O7-2 से क्रोमियम में कन्वर्ट हो रहा है भाई, बात नहीं करेंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, आप निकाल सकते हैं एक्स मेथड से, है ना। अब मुझे बताइए +6 से +3 में जा रहा है, और वैलेंसी फैक्टर क्या है भाई, ये मान लो यहाँ में ये इसके कितने मोल है भाई, 1 मोल है। अगर मैं बोलूंगा ये कंपाउंड 1 मोल है, तो उसमें क्रोमियम के कितने मोल है, 2। नहीं समझ में आया है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है, बताओ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग मतलब जिनका रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ ये क्या हो जाएगा, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये, आवाज नहीं आ रही भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या समझ पा रहे हैं क्या। अब बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होगा भाई, चेंज इन ऑक्सीडेशन। बताओ चेंज कितना का आएगा, लेकिन यहाँ में कितने मोल है भाई, 1 मोल का वजह से चेंज 3 आ रहा है, लेकिन मोल तो 2 प्रेजेंट है, तो बताओ वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 6। कितना होगा भाई 6। अच्छा अगर मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है, किसका वैलेंसी फैक्टर, इसका। तो आप मुझे बताइए +3 से +6 में गया, चेंज कितना का आया 3 का, लेकिन ये क्रोमियम तो एक ही है ना भाई, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 3। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। क्या जरूरी नहीं है कि दोनों साइड से देखा जाए तो वैलेंसी फैक्टर बराबर ही होगा। दोनों नहीं समझा, क्या किसी का भी वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं क्या भाई। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ में 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 मोल नहीं होगा भाई, वो डिफिनीशन फिक्स है कि 1 मोल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 मोल। अगर ये हमारा 1 मोल होगा तो उसमें क्रोमियम के कितने मोल होते, 2 मोल होता। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो ऐसे आपको निकालना है चेंज इन, क्या निकालना है, वैलेंसी फैक्टर। तो चलिए बहुत सारा क्वेश्चन मैं करा दूं भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये लिख लीजिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 मोल, इसको एकदम ध्यान से सीखना है। जैसे मान लीजिए लिखा है MnO4 माइनस Mn+2, जैसे मान लो यहाँ में लिखा है भाई +7, आप लोग जल्दी से बताएंगे ये हमारा क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा 5, लेकिन मैग्नीज तो एक ही है ना भाई, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 5, लेकिन इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना ही होगा 5।
एग्जाम्पल नंबर 1। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल करना है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। Cr2O7 -2 से बताइए Cr+3 में कन्वर्ट हुआ। ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने हाईएस्ट में प्रेजेंट है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। बताइए यहाँ में वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? बताइए 6 से 3 में जा रहा है तो चेंज कितना, लेकिन ये कितने हैं भाई क्रोमियम के? 6, तो चेंज कितना का आएगा? 6 का। लेकिन यहाँ में बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3 से 6, तो चेंज कितना का आएगा? किसी किसी का दिमाग में ऐसा आ रहा होगा -3। भाई चेंज नेगेटिव नहीं आ सकता, चेंज निकालना है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करना है। क्यों मैं ज्यादा स्पीड पढ़ा रहा हूँ? आराम आराम से देखिए, ये 3 से 6 में जा रहा है तो चेंज कितना का आएगा? 3। यहाँ में क्रोमियम कितना है? 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 3। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना सिखा दिया जाएगा। अब आप बताएंगे, क्योंकि ये इसके पहले डिस्कस किया गया था ना भाई। अब थोड़ा सा रुक जाइए। अब मुझे बताइए N2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, N2 का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताओ दिमाग में इसको x मान के निकालेंगे तो बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई नाइट्रोजन को तुमने x माना, हाइड्रोजन का तो 1 होता है। x + 3 × 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -3। कितना आ जाएगा भाई? -3। अब मुझे बताइए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? 0 से निगेटिव में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया तो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या हो जाएगा भाई? रिड्यूसिंग एजेंट। आप उल्टा सोचो, -3 से 0 चला गया। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अब मुझे बताइए निकालना है वैलेंसी फैक्टर। कौन सा फैक्टर भाई? वैलेंसी फैक्टर। अच्छा बताइए वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या करना है भाई? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 मोल। अगर ये 1 मोल होता तो नाइट्रोजन के उसमें 2 मोल है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो बताइए चेंज कितना का होगा भाई? ये 0 है, वो -3 है, तो चेंज निकालना है तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। बड़ा नंबर 0, छोटा नंबर -3। तो बताओ चेंज कितना का आएगा? 3 का। लेकिन उसमें कितने हैं? 2 है, तो बताओ एन फैक्टर कितना हो गया? 6। किसी को डाउट नहीं है? अच्छा इसमें देखना, इधर से देखिए, बताओ यहाँ में -3 है, वहां में 0 है, तो चेंज कितना का आएगा भाई? 3 का आएगा। लेकिन यहाँ में नाइट्रोजन कितने हैं? 1, तो एन फैक्टर हो जाएगा 1। अब थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। देखिए भाई यहाँ में 2.5 और यहाँ में हो गया 2। अब मुझे बताइए, क्योंकि ये रिएक्शन ही गलत हो जाता। अब बताइए यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है? बताओ यहाँ से यहाँ में रिडक्शन और यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से यहाँ में रिडक्शन हो रहा है, तो बताइए ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे बताइए ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना भाई? अब थोड़ा सा ध्यान देना, सबका वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो चलिए निकालेंगे वैलेंसी फैक्टर। अच्छा बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या यहाँ में 2.5 है, यहाँ में 2 है, तो चेंज कितना का आएगा? 0.5 का। लेकिन कितने हैं? 4, तो क्या लिखा जाएगा? 0.5 × 4, तो चेंज उसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया नहीं आया? बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना, इसका वैलेंसी फैक्टर। तो बताइए यहाँ में -1 है, वहां में 5 है, तो चेंज कितना का आएगा? 4 का या 6 का? देखो ये 4 का नहीं आएगा। जैसे यहाँ में देखिए भाई, यहाँ में -1 है, वहां में 5 है, तो चेंज निकालने के लिए सबसे पहले बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो कितना आ जाएगा? 6। तो बताइए यहाँ में कितना आ जाएगा? 6। लेकिन आयोडीन तो एक ही है ना भाई, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 6। बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना, इसका वैलेंसी फैक्टर बताइए कैसे निकाला जाएगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से 2.5, चेंज कितना का आएगा? बताइए 0.5 का। लेकिन इसमें सल्फर के कितने एटम? तो कितना हो जाएगा? 1। और इसमें बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर 5 से 1 में जा रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। क्या वैलेंसी फैक्टर समझ में आ रही है ना भाई? काफी आसान है वैलेंसी फैक्टर। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना, ये डिफिनेशन फिक्स है कि ये भाई 1 मोल होगा, इसके 1 मोल में सल्फर के कितने मोल है? 4 मोल है, तो 1 मोल का वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आते हैं वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। अच्छा अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, जल्दी से बताइए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा भाई? वैलेंसी फैक्टर तो क्या करेंगे, देखेंगे वैलेंसी फैक्टर निकालना है। चेंज कितना का आ रहा है? 1। Fe के एटम भी 1, तो वैलेंसी फैक्टर 1। चलिए यहां तक कॉपी हो गया होगा।
यहां तक कॉपी हो गया है। चलिए देखिए भाई, FeC2O4 Fe+3, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लिखा है FeC2O4 Fe+3 और CO2 लिखा है ना। FeC2O4 का नाम क्या है? फेरस ऑक्जेलेट। क्या नाम है? फेरस ऑक्जेलेट। अब थोड़ा सा ध्यान। अच्छा, मैं कल एक क्वेश्चन दिया था कि आप लोगों को बैलेंस करने के लिए, ये तुम लोग नहीं करा होगा क्या? MnO4 माइनस ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना। चलिए अभी हम लोग FeC2O4 है ना, चलिए अभी हम लोग बैलेंस करेंगे थोड़ा सा। भाई ये ध्यान दीजिए, यहाँ में बताओ Fe का क्या बताइए, ऑक्जिलेट का चार्ज कितना है भाई? -2, याद होता है। तो Fe का कितना हो जाएगा? +2। तो बताइए यहाँ में Fe+2 से कहाँ में जा रहा है? +3 में। तो आयरन का क्या हो रहा है बताइए? ऑक्सीडेशन। और यहाँ में देखिए C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? कार्बन C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे तो +3 आएगा। देखिए जब भी ऐसा लिखा है ना भाई, ब्रेक करना आना चाहिए। इसको ब्रेक करेंगे तो यही तो लिखा है Fe+2 C2O4 -2। आप लोग जानते हैं ऑक्जिलेट का चार्ज -2 होता है, और इस ऑक्जिलेट में कार्बन का निकालना है। किसका निकालना है? कार्बन का। तो 2 × x + 4 × -2 = -2 करेंगे ना ऐसा। तो 2x - 8 = -2। तो 2x = -2 + 8, 2x = 6, x की वैल्यू 3 होगी ना ऐसा। तो देखिए x की वैल्यू 3 होगी। तो बताइए यहाँ में C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब बताइए यहाँ में CO2 में कार्बन का कितना है भाई? +4। क्या समझ पा रहे हैं? देखिए इसको ब्रेक करा, Fe+2 C2O4 -2, उसमें कार्बन का +3 है। समझ पा रहे हैं? याद रखना ऑक्जिलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। अब बताइए Fe का क्या हो रहा है? कार्बन का भी क्या हो रहा है? क्या ये दोनों रिएक्शन में एक एक जो मान लो ये कंपाउंड लिखा है, दोनों का Fe का भी ऑक्सीडेशन, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन, तो उस केस में बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना? इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? Fe का वजह से 2 से 3 तो चेंज कितना का आएगा? 1। बताइए कार्बन का वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो कितना आएगा भाई? 4 से 3 चेंज कितना? कार्बन कितना है? तो वैलेंसी फैक्टर, ओवरऑल वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा 3। याद रखिए FeC2O4 में उसका वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। डायरेक्टली रख लीजिए, क्योंकि उसमें दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe का भी हो रहा है और कार्बन का भी हो रहा है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर 3 आएगा। समझ पा रहे हैं ना भाई? Fe मतलब आयरन, सॉरी Fe मतलब फेरस ऑक्जिलेट में उसका वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। जल्दी से याद रख लेंगे। अगर मान लो दिमाग में तुम भूल ही गया कि इसका दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको डायरेक्टली याद रखना है। भाई देखो एक कंपाउंड है, उसमें 2 एलिमेंट है, दोनों का ऑक्सीडेशन होने लगेगा, तो दोनों का वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे, ऐड कर देंगे, ओवरऑल वैलेंसी फैक्टर निकल जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आयरन ऑक्जिलेट में Fe का मतलब पूरा कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? फेरस ऑक्जिलेट का वैलेंसी फैक्टर 3 है। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ा जाए। जैसे भाई आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मान लो यहाँ में लिखा है A2H4 से AO3-1 बन रहा है, और वो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना? ऐसा क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताइए, ये तो कल क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। अब मुझे बताइए यहाँ में इसका हाइड्रोजन का तो क्या निकाल ही सकते हैं। यहाँ देखो इसको 2x मानेंगे, 4 × हाइड्रोजन का 1 = 0, तो यहाँ में -2 आ जाएगा। और यहाँ में इसको आप x मानेंगे तो यहाँ में 5 आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो आप मुझे बताइए -2 से +5 ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का तो लॉस होना ही होना है ना? अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है भाई, इसका 2 तरीका है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। कल जो बताया जा रहा था वो तो बैलेंस करके बताया गया था कि पहले आपने एटम को बैलेंस करनी है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करनी है। ये सारी कहानी कल बताई गई थी। उसका आंसर 14 आ रहा था। कितना आ रहा था? अब देखो उसका वजह से आप दूसरा तरीका से क्या कर सकते हैं, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैलेंसी फैक्टर। अच्छा बताइए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा भाई? -2 से +5 तो चेंज कितना का?
7 का। चेंज कितना का? 7 का, क्योंकि 5 माइनस माइनस 2 करना पड़ेगा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो चेंज आएगा 7 का। लेकिन ए कितना है भाई? तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 14। तो जो वैलेंसी फैक्टर होगा वही इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। बताओ यहाँ में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन ही तो हो रही है भाई। यहाँ में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 14 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब ध्यान से देखने वाली बात क्या है भाई? देखिए वैलेंसी फैक्टर बेसिकली क्या है, मैं आपको डिफिनीशन भी लिखाया था कि बताइए वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या था बताइए? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 मोल। ठीक है, जब वहां में लिख रहे थे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रुकिए और आपको। अच्छा बताइए, अगर मैं मान लो यहाँ में चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल मान लो सब कंपाउंड है, उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होता है वही उसका बैलेंसिंग फैक्टर होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का बैलेंसिंग फैक्टर निकालना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का जो बैलेंसिंग फैक्टर होगा। अच्छा बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होता है, लॉस होता है? भाई ऑक्सीडाइजिंग किसको बोलते हैं? जिनका रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो मैं बोल सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल। ठीक है, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल कोई भी कंपाउंड, समझ पा रहे हैं ना? और यहां में क्या हो जाएगा? देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय 1 मोल सब्सटेंस या 1 मोल कंपाउंड, तो वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या कहलाएगा भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब भी वैलेंसी फैक्टर निकालना है, थोड़ा सा ध्यान दो भाई, आसान तरीका से क्या है, जो वैलेंसी फैक्टर आएगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो वैलेंसी फैक्टर आता है, मान लो 5 आ गया वैलेंसी फैक्टर, इसका मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। समझ पा रहे हैं ना? जैसे आप मुझे बताइए, जैसे यहाँ में MnO4 माइनस से Mn+5 में कन्वर्ट हो गया, तो सॉरी Mn+2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ में तो +7 था ना भाई, +7 से +2 में गया, तो चेंज कितना का आया? इसका अगर बैलेंसी फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 5। बताइए इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? क्या और रिडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल। ये कितना है भाई? 1 मोल। और उस 1 मोल MnO4 में, 1 मोल MnO4 में कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा? 5। समझ पा रहे हैं ना भाई? मतलब जो वैलेंसी फैक्टर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है भाई, कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। दूसरा मेथड से आपको ऐसे ही सिखाया जा रहा था, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। यहाँ में बताया जा रहा था ऐसा है, तो यहाँ में तो 7 आ रहा था। अब मुझे बताइए, यहाँ में 4 ऑक्सीजन है तो आप यहाँ में 4 वाटर ऐड करते थे, 4 वाटर ऐड करने का वजह से यहाँ में 8H प्लस करते थे। इसका वजह से बताओ यहाँ में टोटल चार्ज पॉजिटिव कितना हो गया? 8। यहाँ में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 7। और यहाँ में कितना था भाई? 2। तो यहाँ में क्या लिखते थे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो यही ना 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ में इसका वैलेंसी फैक्टर को बता रहा है। मतलब कि ध्यान दीजिए, कहां चला गया भाई? हाँ ध्यान दीजिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन क्या बता रहा है? वैलेंसी फैक्टर। मतलब देखिए, अगर कोई भी 1 मोल कंपाउंड कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उस रिड्यूसिंग एजेंट का वो वैलेंसी फैक्टर होगा। मतलब जो ये वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हैं, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो वैलेंसी फैक्टर है वो क्या बताएगा? कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो हाँ ना, कुछ नहीं बोलते, मुझे समझ में नहीं आता, समझ में आ रही नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना? ये तो आपको मालूम है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इतना तो आपको पता है। उसके बाद आपको वैलेंसी फैक्टर भी निकालना आ गया। तो मान लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो वैलेंसी फैक्टर होता है, इसका मतलब वो 1 मोल कंपाउंड कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा मान लो अगर यहां में लिखा है Sn+2 से Sn+4 में चला गया भाई, ठीक है? बताइए ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। 2 से 4 तो चेंज तो 2 ही का आएगा ना भाई। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये 1 मोल जो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, वो कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा? 2। समझ पा रहे हैं ना भाई?
तो वही मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाई 1 मोल कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का बैलेंसिंग फैक्टर होगा। कुछ भी लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन मजा आ रहा है आप लोगों को। भाई देखिए, आपको क्या करना है, जो वैलेंसी फैक्टर है वही हमारा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, बस इतना सिंपल सी बात है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो देखो तुम भूल गया कि ऑक्सीडाइजिंग में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है कि गेन होता है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ऐसा याद रखना है। क्या आप लोग समझ पे, क्या ये डिफिनेशन लिख लीजिए भाई, वहां में 2 लाइन बोला गया था छोड़ने के लिए, है ना, तो उसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से भाई, कॉपी करेंगे। कॉपी कुछ करना नहीं है, ये 2 कॉपी करना है, हो गया। अभी इसका आगे तो हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। क्या ये 2 कॉपी हो गया होगा? अच्छा, अगर हम लोग आगे चले भाई, देखिए तो यहाँ में आपने क्या करा है, ठीक है, यहाँ में तो आपने डायरेक्टली बैलेंसिंग फैक्टर, मतलब ये क्या हो रहा है भाई, इनका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये 1 मोल हमारा क्या है भाई, कंपाउंड है, तो उसमें उसका वैलेंसी फैक्टर 14 आ रही है, मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बताइए, कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा। भाई ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 14। तो यहाँ में आंसर क्या आ जाएगा, 40। अगर आप ऐसे नहीं करते भाई, देखो तो आपको दूसरा मेथड भी बताया गया था, देखिए A2H4 AO3 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बाद में निकालेंगे। आप मुझे बताइए यहाँ में कितना था भाई, -2, यहाँ में था +5। पहले किसको बैलेंस करते थे, एटम को। एटम ए है तो यहाँ में क्या लिखेंगे, 2, एटम बैलेंस हो गया। उसके बाद किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में किसको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। तो क्या यहाँ में 6 वाटर का एडिशन हो जाएगा क्या भाई, अगर 6 वाटर का एडिशन हो गया तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ में कितना है 4, 16, 16 मतलब 8H+। तो यहाँ में देखते थे कि चार्ज कितना है, इधर तो कुछ भी चार्ज नहीं है भाई, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा था, यहाँ में चार्ज 0 है। और यहाँ में बताओ AO3 पे चार्ज -1, तो 2 पे चार्ज कितना हो जाएगा, -2, और यहाँ में चार्ज कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो गया भाई 5। इलेक्ट्रॉन को कहाँ लिखना है, पॉजिटिव चार्ज के पास में, तो 5 है, तो यहाँ में क्या लिख दिया जाएगा भाई, कुछ गलत हो रहा है, यहाँ में होगा 16H+, आप लोग बताते नहीं ना, तो 16 हो गया, तो बताओ ये क्या हो जाएगा 14, तो यहाँ में क्या लिख दिया जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। बात बराबर ही है ना। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है, मतलब जो वैलेंसी फैक्टर होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है, अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट का जो वैलेंसी फैक्टर है, इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा, सिंपल से मतलब है ना। चलिए भाई, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। आप एक बार आप खुद से बता दीजिए ताकि मुझे लगेगा कि आपको समझ में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या गेन होगा, वो बता दीजिए। तो लॉस कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, गेन होगा, क्या उसका वैलेंसी फैक्टर निकाल लेंगे और उसे पता चल जाएगा। बताइए यहाँ में -1 है तो यहाँ में क्या है भाई 0। अब मुझे बताइए -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। अच्छा बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर निकाल लीजिए भाई, बताओ यहां से यहाँ में चेंज कितना का आया, तो आंसर कितना आ जाएगा, समझ पा रहे होंगे। तो क्या लिख दिया जाए, यहाँ में -1 है तो यहाँ में क्या लिख दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अच्छा बताइए, जब भी हम लोग बात करते हैं, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन, जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है क्या, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन देता था दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता था। लेकिन जब भी हाफ रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन आंखों से दिखाई देता। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो लिखा है MnO4-1 ऐसा लिखा है, या कभी कभी Mn+7 भी लिखा है, इनका जो नेचर होता है बताइए ये क्या है, Mn अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इनका तो रिडक्शन ही होगा, तो ये केवल क्या कहलाएगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO4-, ये नीट में भी क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। Mn+7, अगर MnO4- हो या Mn+7 हो, वो डिफरेंट मीडियम में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर मैं बात करूं एसिडिक मीडियम में, कौन सी मीडियम है भाई,
एसिडिक मीडियम में Mn+7 Mn+2 में कन्वर्ट होता है, ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको, है ना। अगर मैं बोलूं भाई न्यूट्रल सोल्यूशन, कैसा भाई, न्यूट्रल, या लिखा होगा स्लाइटली एल्कालाइन, क्या लिखा होगा, स्लाइटली एल्कालाइन, तो ये कन्वर्ट होता है Mn+4 में, या तो लिखा होता है MnO2, MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही आएगा, है ना। लेकिन अगर लिखा होगा बेसिक, बेसिक मतलब स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक में Mn कन्वर्ट होता है Mn+6। याद रखेंगे क्या मैंने बोला कि MnO4 माइनस है, वो अलग अलग मीडियम में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग चेंज होता है, मतलब MnO4 माइनस होगा वो एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, Mn+2 में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कालाइन मीडियम में वो किस में कन्वर्ट होता है, Mn+4 या MnO2 बोलिए, क्योंकि MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 ही आएगा। लेकिन उसी प्रकार अगर वो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में वो क्या हो जाएगा बताइए, +6। बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है भाई, एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर क्या आ रहा है, अरे भाई 7 से 2 में चेंज आ रहा है तो 5 ना आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर। अच्छा बताइए यहाँ में, और इसमें कितना आ जाएगा इसका वैलेंसी फैक्टर, इसका मतलब यहां से यहां में इसकी वैलेंसी फैक्टर 1। अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, लेता है, देता है, लेता है, मतलब वो कौन सा मीडियम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, MnO4 माइनस कौन सा मीडियम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एसिडिक मीडियम में। कौन सा मीडियम है भाई, एसिडिक मीडियम। अच्छा अगर बात करा जाए भाई, ध्यान दीजिए, ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे MnO4 माइनस है, यहाँ में +7 है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, तो क्या इसके सामने में कोई होगा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, MnO4 माइनस इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। अरे भाई देखो जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। MnO4 का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना, लेकिन कौन सा मीडियम में वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एसिडिक मीडियम में, और कितना ले रहा है बताइए, 5। बताइए अगर मैं बोलूं कि इनका जैसे जैसे बताइए पीएच बढ़ाएंगे, जैसे जैसे पीएच बढ़ाएंगे तो बताइए इनका स्ट्रेंथ कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, मतलब देखो जैसे जैसे पीएच बढ़ाया जाएगा सॉल्यूशन का पीएच बढ़ाया जाएगा, पीएच बढ़ाने का मतलब 1 2 3 से लेके तुमने 14 का रहा, सॉल्यूशन का पीएच बढ़ाया, उसकी वैल्यू उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है कि नहीं, तुम लोग जानते होगा जितना पीएच 14 की तरफ होता है 12 7 से ज्यादा होता है, सॉल्यूशन बेसिक होता है ना, पहले एसिडिक था फिर बेसिक हो गया कि नहीं, मतलब पीएच बढ़ाने से सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कम हो रही है कि नहीं हो रही है, कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें है, समझ पा रहे हैं ना भाई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एक लाइन, देखिए स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, बताइए क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसका स्ट्रेंथ किसमें है, एसिडिक, फिर किसमें है, न्यूट्रल, किसमें है भाई, न्यूट्रल, या क्या लिखा हो सकता है, स्लाइटली, स्लाइटली एल्कालाइन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बेसिक। द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का स्ट्रेंथ किसका है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ MnO4। कोई बोलेगा बताइए ऑक्सीडाइजिंग MnO4 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा किसमें है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक सॉल्यूशन में है। इसको याद करने का तरीका क्या है बताइए, पीएच बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, और आप पीएच बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन किसके तरफ में जाएगा, बेसिक, स्ट्रेंथ हो जाएगा कम, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें है, एसिडिक। अच्छा देखो आप भाई थोड़ा सा ध्यान देना है, आप लोग ऐसा मत रट लेना भाई, क्योंकि दिमाग में ऐसा ख्याल तो आप लोग का आ भी नहीं रहा होगा, मैं जस्ट याद दिला देता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि देखिए यहाँ में Mn लिखा है ना भाई, एक बार Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, दूसरा +4 है, तीसरा +6 है, और बताया गया था कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, तो लोग सोच ही नहीं पा रहा था, है ना, ऐसा भी होता। तो अगर ऐसा बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, ठीक है, कि आप बोलेंगे कि इसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, नहीं होगा भाई, इसका सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा, Mn+2 का। तो याद रखना है कि MnO4 माइनस का जो स्ट्रेंथ होता है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ होता है, वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, एसिडिक।
कौन सा नेचर, कौन सा सोल्यूशन में भाई, एसिडिक सोल्यूशन में। और एसिडिक सोल्यूशन में वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, Mn+2। भाई रट लो जल्दी से कि MnO4- ऐसा ऐसा कन्वर्ट होता है। और उसमें उसकी वैलेंसी फैक्टर क्या ही होती है, मैक्सिमम, क्योंकि वो 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। कोई पूछेगा कि MnO4- सबसे भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा मीडियम में होता है, एसिडिक, याद रखना है, ठीक है। चलिए मुझे लग रहा है कॉपी हो गया होगा, ठीक है आगे बढ़ा जाए, है ना। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो अच्छी बात है। BNA135 है ना। बेसिक मीडियम में बैलेंसी फैक्टर कितनी होती है भाई, न्यूट्रल मीडियम में कितनी होती है, और एसिडिक मीडियम में बैलेंसी फैक्टर 5 होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। याद क्या रखना है, पीएच बढ़ाने से स्ट्रेंथ कम हो जाता है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में उसकी एसिडिक में उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। मुझे लग रहा है कॉपी हो गया, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए KMnO4 का तो याद कर लिया गया था भाई, अब Cr2O7 का भी याद करना है। तो देखिए Cr2O7 में क्रोमियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ में वो क्या होता है भाई, एसिडिक सोल्यूशन में, कौन सा सोल्यूशन में, एसिडिक, और दूसरा क्या होता है भाई, बेसिक। तो एसिडिक में वो कन्वर्ट होता है Cr+3 में, किसमें कन्वर्ट होता है, Cr+3 में। और बेसिक सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है CrO4- 2 में, या बोल सकते हैं क्रोमियम+6 में। यहाँ में भी क्रोमियम 6 था और यहाँ में भी क्रोमियम 6 है। तो याद रखना कि बेसिक मीडियम में वो क्या नहीं हो पाता है भाई, ऑक्सीडाइज नहीं, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं करता। लेकिन एसिडिक सोल्यूशन में वो Cr+6 से कहां में चला जाता है, Cr+3 में। तो आपको याद सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाला ही करना है। बेसिक मीडियम में ये कुछ भी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, बस उसके लिए उसको याद करने के लिए ये लिखा गया है। लेकिन आपको याद सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, Cr2O7- 2 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, +6 से +3। बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, कितना, +6 से +3, चेंज कितना का, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 6। मतलब इसका मैंने निकाला था, है ना, याद रखो। मतलब क्रोमेट आयन बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखना। एसिडिक मीडियम में, मुझे लग रहा है यहाँ तक कॉपी हो गया। एक बार जल्दी से बोलिए, MnO4-, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, MnO4- एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है, Mn+2। बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में किसमें, Mn+4 में, स्ट्रॉन्गली बेसिक में। लेकिन Cr2O7- 2, Cr2O7- 2, ये बताइए एसिडिक सोल्यूशन में Cr+3 और बेसिक सोल्यूशन में कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं होता है, 6 से 6 में जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए एक और एक स्पेशल रूल है, ध्यान देना है। देखिए अभी तक आपको जैसे बताइए, यहाँ में लिखा है वाटर, क्या लिखा है, वाटर। अगर ये वाटर मान लीजिए किस में कन्वर्ट होता है, H2O में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, मतलब H2O2 किस में कन्वर्ट होता है भाई, वाटर में। तो आप मुझे बताइए यहाँ में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कितना है भाई, क्योंकि नाम है परऑक्साइड, याद होगा परऑक्साइड। परऑक्साइड में बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तुमने अगर भूल गया तो क्या इसको मानेंगे 2x, 2 हाइड्रोजन का 1, 2 + 2x = 0, 2x का वैल्यू -2, x की वैल्यू -1, क्लियर है ना भाई। यहाँ में बताओ ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -2। यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट है, इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या निकालना है, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा बताइए। -1 से -2 चेंज कितना का आएगा, 1 का या 3 का, बड़ा नंबर क्या है, -1, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ऐसे ही चेंज निकालना है। तो कितना का चेंज आएगा, 1, लेकिन कितना है, तो बताओ वैलेंसी फैक्टर, मतलब क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2, कितना, 2, ठीक है, यहां तक समझ में। अभी मुझे कॉपी नहीं करना है। अगर H2O2 लिखा है, अगर वो सिर्फ O2 में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया,
तो अब मुझे बताइए यहाँ में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और यहाँ में कितना हो जाएगा 0। बताओ यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है बताओ, ये -1 है, ये 0, तो चेंज कितना का आएगा, चेंज कितना का आएगा 1। और इसको अगर हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा भाई, 2। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं ना भाई। क्या आप लोग बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं? क्या आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं? लेकिन अगर एक ही रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो, जैसे कि डिसप्रोपोर्शनेशन, उस केस में कैसे वैलेंसी फैक्टर निकालना है, क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या ये तो अभी तक भाई ये कॉपी नहीं करना था, क्योंकि आप लोग इसके पहले बहुत सारे एग्जाम्पल कॉपी करा था, है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अब थोड़ा सा इधर देखिए, अगर मान लो लिखा है H2O2, या ये समझने वाला है कि H2O2 से मान लो H2O में कन्वर्ट हो गया और O2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ में बताइए -1 से -2, यहां से यहां में क्या हो गया भाई, रिडक्शन। और यहां से -1 से यहां में क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन। तो इस केस में मतलब इसी H2O2 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब वो डिस्प्रोपोर्शनेशन है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर को कैसे निकाला जाए, है ना। तो आप मुझे बताइए -1 से -2 में चला गया, बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। अगर रिडक्शन का वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1 कैसे हो सकता है, अभी तो निकाला था। ऊपर देखिए, तो देखिए -1 से -2 तो चेंज 1 का आएगा, लेकिन 2 है तो इसका बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना। और बताओ यहाँ -1 से 0 तो चेंज आ गए 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका भी वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया। क्या वो इंडिविजुअल तो निकाल के दिखाया था ना भाई, लेकिन बताओ इसका नेट वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा। तो ध्यान देना कि जो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, उसका वैलेंसी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला N1N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 होता है। उसका वैलेंसी फैक्टर कैसा होता है, N1 N2 डिवाइड बाई N1 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। मतलब किसी को तुम N1 मान सकता है, किसी को N2 मान सकता है। तो बताइए इस केस में आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, 4 बाई 4, आंसर आ गया 1। तो इस H2O2 का वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा। हाँ, कॉपी अभी नहीं करिए, आराम से लिखा जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वैलेंसी फैक्टर 5 तरीका से बताया था, 5 ही होता है पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में। सॉल्ट, एसिड, बेस, सॉल्ट के लिए, आयन के लिए, एसिड, बेस, सॉल्ट के लिए, और यहाँ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग, इसका भी 3 केस होता है। ठीक है भाई, या तो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या ओनली रिड्यूसिंग एजेंट हो, उसका वैलेंसी फैक्टर। अगर बोथ हो जाए, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो इसका वैलेंसी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, N1 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। क्या वैलेंसी फैक्टर निकालने का बस इतना ही तरीका है, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लेंगे यही आपको मिलेगा। मैं इसमें क्या है भाई, ये तो सॉल्ट था ना, क्या ये सॉल्ट था, ये एसिड था, ये बेस था, ये आयंस था, और यहाँ में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो भी निकालना सिखाए, रिड्यूसिंग अगर दोनों होगा तो वैलेंसी फैक्टर ऐसे निकाले। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर समझ पाए हैं तो बताइए। थोड़ा सा यहाँ में देखो, लिखा है Cl2, क्या लिखा है भाई, और आप लोग जल्दी से बताएंगे ClO4 माइनस और Cl माइनस। अब मुझे बताइए यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहाँ में कितना हो जाएगा भाई, 8, 7 होगा ना। बताइए -8 होगा, -8 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 7। और यहाँ में बताओ, यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा है, अगर रिडक्शन हो रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर बताइए। तूने बोला रिडक्शन हो रहा है भाई, जल्दी से बताओ। 0 से -1 चेंज कितना का, चेंज कितना का 1, लेकिन कितने हैं, तो बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर 2। मान लो ये N1 की वैल्यू 2 हो गई। और यहां से बताओ 0 से लेके 7 चेंज कितना का 7, लेकिन कितने के लिए भाई, यहां में हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर 14 होगा क्या भाई। 0 से 7 का चेंज तो 7, लेकिन 2 एटम है ना, 2, मतलब अगर ये 1 मोल होता तो इसमें क्लोरीन कितने मोल है भाई, 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए वैलेंसी फैक्टर कितना, तो इसका वैलेंसी फैक्टर ओवरऑल क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 14 डिवाइड बाई 2 प्लस 14। क्या आप समझ पा रहे हैं, कितना हो जाएगा, 4 से कटता है क्या, तो क्या हो जाएगा इसका वैलेंसी फैक्टर 7/4। समझ पा रहे हैं क्या भाई, डिस्प्रोपोर्शनेशन का वैलेंसी फैक्टर N1 N2 डिवाइड बाई N1 प्लस
N2। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। कब ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे? जब वो दोनों का जैसे बिहेव कर रहा है, मतलब वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। बस एक और 10 से 15 मिनट का कंसेप्ट है, उसको पढ़ा के आज ही खत्म करते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां में देखिए, अगर ऐसा लिखा है भाई MnO4 - 1 Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। क्या निकालना है भाई? कॉपी नहीं करना है, बताओ इक्विवेलेंट वेट निकाला। अच्छा बताइए फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई क्या क्या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर निकालना तो आ गया होगा, +7 से +2, तो बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? तो बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट, क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है, लेकिन उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से, तो उसका क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप निकाल सकते हैं किसी का भी। अब थोड़ा सा ध्यान दो, लिखेंगे इक्विवेलेंट। ये लास्ट टॉपिक है भाई, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, ये सबसे लास्ट टॉपिक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट कंसेप्ट को समझना है। मान लीजिए यहां मेरी रिएक्शन है भाई, A+B गिव्स C+D। तो इस अकॉर्डिंग का अनुसार क्या होता है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या है भाई? इसका कंसेप्ट से देखिए, यहां में क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी, सारे के इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी। इस लॉ के अनुसार, इस कंसेप्ट के हिसाब, मतलब अगर कोई भी रिएक्शन कर रहा है तो सारे रिएक्शन का क्या बराबर होता है? इक्विवेलेंट। क्या बराबर होता है? इक्विवेलेंट। अच्छा, इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अब थोड़ा सा ध्यान देना, इक्विवेलेंट निकालने का 3 फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट निकालने का 3 फॉर्मूला है भाई, जैसे मोल निकालने का भी 3 फॉर्मूला था। भूल गए क्या भाई? क्या मोल निकालने का 3 फॉर्मूला था? क्या? मास डिवाइड बाई मोलर मास, अगर याद हो तो। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na, मोल निकल जाता है। वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाई 22.4, क्या मोल निकल जाता है? तो भाई जिस प्रकार मोल निकालने का 3 फॉर्मूला है, उसी प्रकार इक्विवेलेंट निकालने का भी 3 फॉर्मूला है। क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए इक्विवेलेंट को हम लोग क्या भी बोलते हैं, थोड़ा सा रुकेंगे भाई, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोला जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट। और इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गलत हो गया तो थोड़ा सही करेंगे। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है भाई? इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जिस तरह मोल क्या होता है? मास डिवाइड बाई मोलर मास होता है ना भाई, उसी तरह इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। केवल फर्स्ट वाला को थोड़ा सही कर लीजिए। इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। और वो किसके बराबर होता है भाई? मोल मल्टीप्लाई बाई वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। इक्विवेलेंट का मतलब, इक्विवेलेंट बोलिए या ग्राम इक्विवेलेंट, बात बराबर होता है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ पा रहे हैं ना? तो वहां में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो क्या है? वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। याद रखिएगा। चलिए कॉपी हो गया होगा, है ना? तो देखिए ये 3 फॉर्मूला याद रखना है। इक्विवेलेंट का 3 फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट को क्या भी बोला जा सकता है? देखो मोल को क्या भी बोल सकते हैं? ग्राम मोल। बात तो बराबर ही है ना? अब देखो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये सिर्फ एक ही चैप्टर में यूज होता है, और वो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें पढ़ते हैं हम लोग फेराडे का लॉ, उसमें 2 लॉ होता है ना, उसी में ये फॉर्मूला यूज होता है। बाकी सोल्यूशन में और ये चैप्टर में आपको जो फॉर्मूला यूज होगा ये दोनों होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? ये जो वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ किसमें यूज होगा भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या फेराडे लॉ में यूज होगा। वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है ना? एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग अच्छा से समझते हैं इसको। लिखिए, चलिए जल्दी से बताइए। इक्विवेलेंट वेट का 3 फॉर्मूला क्या क्या? वेट अपॉन इक्विवेलेंट, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, और थर्ड क्या हो जाएगा बताइए? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। चलिए क्वेश्चन लिखिए भाई।
फाइंड मोल ऑफ फाइंड मोल ऑफ फाइंड मोल ऑफ ऑक्जेलेट फाइंड मोल ऑफ ऑक्जेलेट ऑक्जेलेट का फॉर्मूला क्या है भाई C2O4-2 फाइंड मोल ऑफ ऑक्जेलेट ब्रैकेट में C2O4-2 रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल MnO4-1 1 mole MnO4-1 in acidic medium ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। देखो भाई MnO4- के कितने मोल दिया है, ऑक्जिलेट के क्या पूछ रहा है, लिखा है ना भाई। देखिए फाइंड मोल ऑफ ऑक्जिलेट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4- इन एसिडिक मीडिया। अब पहले देखिए, आपको कॉपी नहीं करना है, ऐसा टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा मैं सॉल्व करूंगा, आपको केवल देखना है। अब मुझे बताइए, यहां में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, ठीक है। और कौन सा मीडियम की बात किया जा रहा है, एसिडिक। अच्छा बताइए, एसिडिक मीडियम में आपको याद होता है कि MnO4- कहां से कहां में कन्वर्ट होता है, +7 से +2। किस में कन्वर्ट होता है भाई, +7 से +2। बताओ इनका MnO4 का ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ। अगर रिडक्शन हुआ तो उसका बताइए कैसा नेचर होगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग। बताओ ये क्या हो गया भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इनको क्या होना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या रिएक्शन लिखा लिखा था क्या, नहीं। क्या रिएक्शन तुम खुद लिख रहा है, क्लियर है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां में बताइए कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा, 3। क्या आएगा, अच्छा आप मुझे बताइए इसका क्या होना पड़ेगा भाई, ऑक्सीडेशन। अगर एक का रिडक्शन हुआ है तो दूसरा का ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा। और कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या वो -4 से +4 के बीच में होता है भाई। हाईएस्ट कितना होगा, +4। ये किसमें है, 3। तो इनको कहां में जाना चाहिए, +4 में। कहां में जाना चाहिए, क्या +4 में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताइए। +4 में ही तो जाएगा ना भाई, तभी तो उनका ऑक्सीडेशन होगा। एक का ऑक्सीडेशन दूसरा का रिडक्शन, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तुम नहीं समझा, इधर देखो, क्या +7 से +2 गया, बताओ इनका रिडक्शन हो गया ना भाई, यहां से यहां में रिडक्शन। तो सामने वाला का क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां में कार्बन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में था, 3। तो 3 से कहां में लेके जाना पड़ेगा, +4। क्या कार्बन +4 लिखो या CO2 लिखो, बात बराबर है। अरे भाई CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 ही होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब समझ पा रहे हैं। अब देखिए, वैसे कोई इतना जरूरी नहीं कि आपको समझ पा रहे होंगे। इधर देखिए, क्या इसका मोल दिया है, इसका मोल नहीं दिया है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर क्या निकालना पड़ेगा। +7 से +2 वैलेंसी फैक्टर कितना, +3 से +4 वैलेंसी फैक्टर, बताइए चेंज तो 1 आएगा लेकिन एटम कितने हैं, 2। तो क्या इनका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। तो मैंने बोला कि जब भी आपको, अच्छा बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बताओ क्या इनका इक्विवेलेंट, इनका जो इक्विवेलेंट वेट होगा और इसका इक्विवेलेंट आपस में बराबर होंगे ना भाई। अच्छा इक्विवेलेंट को हम लोग निकालने का तो 3 फॉर्मूला था, एक तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एक मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, है ना। तो क्या इसका मोल दिया है, वैलेंसी फैक्टर तो निकाल ही चुके हैं। तो मैं लिख सकता हूं क्या, इसका मोल इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर और इसका मोल इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर, क्या इसके ग्राम इक्विवेलेंट तो बराबर हो गए भाई। क्या इसके दोनों के इक्विवेलेंट तो बराबर ही होगा। क्या इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट, इसका इसका सबका तो बराबर ही होगा। और इक्विवेलेंट को निकालने का फॉर्मूला 3 था, तो मैं ये थर्ड सेकेंड वाला यूज करूंगा, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या, बताओ इसका मोल कितना है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, इसका मोल पूछ रहा है और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है। तो बताओ एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2। तो बताओ इसका ऑक्जिलेट का हमारा जो क्या निकल गया, ऑक्जिलेट का क्या निकल गया भाई, मोल कितना हो गया, 5/2। अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी कॉपी नहीं कर, ये तो मेथड 1 हो गया। अब देखिए भाई मेथड 2, आप इसको मोल कंसेप्ट से भी यूज कर सकते थे, किससे, मोल कंसेप्ट। लेकिन मोल कंसेप्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, बैलेंस करना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और बैलेंस करने के लिए मान लो मैंने अभी डायरेक्टली बैलेंस कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या भाई,
पूरा रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं। क्या यहाँ तक आपने मान लो रिएक्शन को बैलेंस करा, बोलो क्लियर है ना भाई। यहाँ में देखो मैंगनीज बैलेंस है, कार्बन 10, यहाँ में कार्बन 10, यहाँ में ऑक्सीजन कितना हो रहा है बताइए 8, और यहाँ से कितना 20, तो कितना हो गया 28, और यहाँ में कितना हो गया 28, H2O ऐड कर दो 16H प्लस ऐड कर देंगे, मान लो रिएक्शन बैलेंस है, बोलो क्लियर है ना भाई। अच्छा देखिए, जब भी आपको मोल कंसेप्ट को यूज करना है तो क्या रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए। देखिए कितना क्वेश्चन आसान तरीके से हो जाएगा। मैंने मान लो रिएक्शन को बैलेंस करके लिख दिया, इधर बोर्ड पे ध्यान देने वाली बात है भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ में अगर मैं अच्छा से लिख दो 28H2O और यहाँ में हो जाएगा 16H प्लस। मान लो आपने रिएक्शन लिख लिया, क्या इसका मोल दिया था, इसका मोल पूछा है, क्या स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है भाई, लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व करना है क्या, नहीं। क्या इसका मोल दिया, इसका मोल पूछ रहा है, क्या स्टोइचोमेट्री, कुछ भी याद नहीं आ रही भाई, क्या इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है क्या वो मोल को रिप्रेजेंट करता है। मैं बोल सकता हूं कि अगर इसका 2 मोल होगा तो इसके कितने मोल होंगे, तो इसके 1 मोल होगा, क्योंकि इसका मोल तो 1 था ना, तो इसका मोल कितना हो जाएगा। क्या आंसर भी सेम आ रहा था। लेकिन आप मुझे बताइए, जब भी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा गया तो क्या ये मोल कंसेप्ट से है ना, इसका अगर 1 मोल है तो इसका कितना मोल चाहिए रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो आपने रिएक्शन को बैलेंस करा, और मैंने बोला था कि जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, मोल का रेशियो होता है, मॉलिक्यूल का रेशियो होता है, वॉल्यूम का रेशियो होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, अगर इसका 2 मोल है तो इसका 5 मोल, तो इसका 1 मोल होगा तो 5/2 मोल होगा। क्या यहां से भी आंसर सेम आ रहा था। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कौन सा कब यूज करना है। क्या यहाँ में रिएक्शन को बैलेंस होना जरूरी था क्या भाई, नहीं। लेकिन क्या मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो याद रखना कि जिस केस में क्वेश्चन को बैलेंस करना आसान होगा, जिस केस में रिएक्शन को बैलेंस करना आसान है, उस केस में हम लोग मोल कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। जिस केस में क्वेश्चन को बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है, उसको हम लोग डायरेक्टली ये मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। तो बताओ, क्या रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। अगर रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्टली इसका इक्विवेलेंट को बराबर कर देंगे। किसको बराबर कर देंगे, इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाई, कॉपी हो गया भाई। ये आपको याद रखना है, जब भी रिडॉक्स रिएक्शन में एक का मोल दे दूसरा का मोल पूछे तो आपको क्वेश्चन दोनों का इक्विवेलेंट को बराबर करो, मोल मल्टीप्लाई बाई वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई वैलेंसी फैक्टर, आंसर आराम से निकल जाए। देखिए, ये मान लो हमने रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन था, मैंने बैलेंस करके ओवरऑल ऐसा लिख दिया ना, मान लो रिएक्शन को बैलेंस कर दिया गया। अब इसमें देखो, इसका मोल दिया था, इसका मोल पूछ रहा था। तो हम लोग जब मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो ये जो कोफिशिएंट था उसका नाम था स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ही हमारा मोल को रिप्रेजेंट करता था। मतलब अगर इसका 2 मोल होगा तो इसके कितने मोल चाहिए, 5। तो इसका अगर 2 मोल है तो इसका 5 मोल, तो इसका अगर 1 मोल होगा तो कितना मोल चाहिए, क्योंकि बताओ ऑक्जेलेट का तो 1 ही मोल दिया था ना भाई। और 10 मोल दिया होता तो मल्टीप्लाई 10 मोल से 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। मतलब ध्यान से देखेंगे, मोल कंसेप्ट में जो स्टोइचोमेट्री का जो रेशियो होता है वो मोल को ही बताता है, ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा है कि कॉपी हो गया, कॉपी यही करना था आपको, ये फर्स्ट वाला मेथड, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मान लो भाई रिएक्शन ऐसा लिखा है N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। अच्छा बताओ, ये कॉपी नहीं करना है, पहले समझिए। ये क्वेश्चन काफी आसान होता है, इसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। इस हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया की फॉर्मेशन की जाती है। कोई बोलेगा अमोनिया को फॉर्मेशन करना है तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, हेबर्स प्रोसेस। ये रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस का, N2 + 3H2 गिव्स 2 NH3। क्लियर है ना भाई। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस करना काफी आसान है। तो जब ये रिएक्शन मतलब एक का मोल दे दिया, दूसरा का मोल पूछे, तो इसको आप डायरेक्टली मोल कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है ना भाई, क्योंकि इसका बैलेंस करना आसान होता है। अच्छा बताइए, इसके मोल क्या हो जाएंगे 1, और इसके मोल कितने हो जाएंगे भाई 3। क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो स्टोइचोमेट्रिक का कोफिशिएंट होता है, जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो मोल का ही रिप्रेजेंट करता है, वो मोल को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। मोल हमारा सेम भी हो सकता है, मोल हमारा डिफरेंट हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है क्या, लॉ ऑफ मोल। ऐसा कोई लॉ ही नहीं है मोल का। लेकिन आपने क्या सुना है भाई, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का लॉ मतलब हर का इक्विवेलेंस आपस में बराबर होता है। लेकिन हमारा मोल, ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं वो समझ में इतना जल्दी से नहीं आएगा। मैंने बोला कि मोल हमारा सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमेशा बराबर होगा, इसलिए उसका नाम दिया गया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जैसे ध्यान दीजिए, बताओ यहां में थोड़ा सा बोर्ड पे देखो, क्या इसका मोल क्या है, 1 है और 3 है कि नहीं। क्या ये मोल सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। लेकिन अगर बताइए यहाँ में इसका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो बताओ यहाँ में कितना हो जाएगा, -3 निकाल लेना भाई। यहाँ में 0 है तो यहाँ में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अगर बताइए इसके लिए अगर हम मान लो अगर हम बात करें इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, 0 से -3 चेंज कितना का आएगा, 3 का आएगा। चेंज कितना का आएगा, 3 का आएगा। लेकिन 2 के लिए चेंज कितना का आएगा, 6। बताओ इसके लिए वैलेंसी फैक्टर निकालना है, बताओ कितना हो जाएगा भाई, 0 से 1 चेंज कितना, 0 से 1 चेंज कितना 1। लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका चेंज कितना आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई, क्या तुम्हारे दिमाग में ख्याल तो 6 नहीं आ रहा था ना भाई। नहीं, ये आगे 3 लिखना है, उससे वैलेंसी फैक्टर में कुछ भी लेना देना नहीं है। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं भाई, एक मोल कोई भी कंपाउंड है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना, समझ पा रहे हैं ना भाई। ये H2 ये 1 मोल है तो उसके 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल है, 2। यहां में 10 लिखो 15 लिखो उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, हम लोग समझेंगे कि वो 1 मोल है। समझ पा रहे हैं ना भाई। नहीं तो आपको क्या लग रहा था, यहाँ 0 से 1 आपको ऐसा लग रहा होगा 0 से 1 तो चेंज तो 1 आया, लेकिन हाइड्रोजन तो 6 है। आप सोच रहे होंगे बिल्कुल गलत सोच रहे हैं भाई, इसका कोफिशिएंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको सोचना है H2, अगर H2 के 1 मोल है तो उसमें हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, 2। मतलब अगर वो 0 से 1 में जा रहा है तो चेंज तो 1 का आएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो चेंज कितना का आ जाएगा, 2 का। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर 1 × 2 होगा। अच्छा अगर मैं ध्यान दो, क्या इसका निकालो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना होगा भाई, 6। क्या इसका मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, बताओ कितना हो जाएगा भाई, 6। क्या दोनों का मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर आपस में बराबर हो गया, लेकिन दोनों का मोल डिफरेंट है। मतलब कोई भी कंपाउंड लिखा होगा ना भाई, उसका मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, मोल इंटू वैलेंसी। देखो इसका इसलिए दोनों का क्या बराबर है, इक्विवेलेंस बराबर है, इसलिए इसका नाम दिया गया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। समझ पा रहे हैं ना, दोनों का बराबर क्या है। कोई भी रिएक्शन ले लो भाई, देखो मोल हमारा सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। H2 + I2 gives 2HCl, मान लो 2HI, दोनों के मोल 1 है, मोल यहाँ में सेम है, यहाँ में मोल डिफरेंट है। मतलब कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग लेंगे तो उसमें इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल होता है, मतलब मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर हमेशा बराबर होगा, इसलिए उसका नाम है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। लेकिन क्या मोल हमेशा, कोई भी रिएक्शन में मोल हमेशा बराबर होगा क्या, जरूरी नहीं। यहां में देखो मोल डिफरेंट है, यहां में मोल सेम हो गया, इसमें भी इसका इक्विवेलेंट बराबर होगा, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होगा, यहां में भी दोनों का इक्विवेलेंट बराबर ही होगा। जब करते हुए जल्दी से फाइंड, ये सब कॉपी नहीं करना था, मैं जस्ट आपको समझाया। लिखिए फाइंड मोल ऑफ KMnO4, find mole of KMnO4 required to oxidize 1 mole FeC2O4 ferrous oxalate FeC2O4. Find mole of KMnO4 required to oxidize 1 mole FeC2O4 in acidic medium, देखिए भाई थोड़ा सा ध्यान देना, रिएक्शन पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप वैलेंसी फैक्टर निकाल पाएंगे। आप मुझे बताइए, यहाँ में Mn+7 है तो एसिडिक मीडियम में +7 से कहां में जाता है बताइए, +2 में। तो क्या यहां से यहां तो लिखा जा सकता है। अब यहां में बताइए इनका क्या हो गया भाई, रिडक्शन। क्या हो गया भाई, रिडक्शन। तो इनका होना क्या पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा बताइए यहाँ में आयरन किसमें है भाई, +2। ऑक्सीलेट पे चार्ज कितना आएगा, -2। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, याद होना चाहिए, है ना। अब देखो इनका ऑक्सीडेशन होगा तो बताओ Fe का ऑक्सीडेशन होगा तो Fe कहां से कहां में चला जाएगा, +2 से +3। और कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो 3 से कहां में चला जाएगा भाई, +4। क्या ये रिएक्शन इसके पहले किया गया था, क्या समझ पा रहे हैं। इसकी वैलेंसी फैक्टर बोला था रट लो, कितना आता था, 3। कितना आता था, 3। अब बताइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बताओ इसका वजह से KMnO4 के मोल दिए गए हैं, नहीं, FeC2O4 के मोल कितना है, 1। इसके मोल पूछा गया, बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, +7 से +2 चेंज कितना का, 5। अच्छा बताओ यहाँ में देखो दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना भाई, +2 से +3 चेंज 1 का आएगा, 3 से 4 में चेंज 1 का आएगा, लेकिन 2 है तो इसका वजह से ओवरऑल वैलेंसी फैक्टर क्या 3 आएगा। क्या बोला था, रट लो जल्दी से, तुम नहीं समझा भाई, इधर देखो
यहाँ में देखेंगे भाई एक ही दोनों का हमारा क्या हो रहा है, यहाँ में देखो +2 से +3 ऑक्सीडेशन चेंज आएगा 1 का, +3 से +4 चेंज आएगा 2 का, क्योंकि चेंज 1 का, लेकिन यहाँ में कार्बन 2 है तो ओवरऑल चेंज कितना का आएगा भाई, दोनों को ऐड करेंगे तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 3। तो याद रख लीजिए, बस 5 मिनट और छुट्टी हो जाएगी। देखिए भाई, तो अब बताइए इसका मोल निकाल सकते हैं क्या, क्या दोनों का क्या बराबर करेंगे, हमेशा कोई भी रिएक्शन गिवन होता है उसका हमेशा क्या बराबर होता है, इक्विवेलेंट बराबर होता है। और एक मोल दिया है वैलेंसी फैक्टर, तो क्या लिखेंगे मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, इसका मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू इसका मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, निकल जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या भाई, क्या लिखेंगे n इंटू वैलेंसी फैक्टर मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। आप सोच रहे हैं इसको n से इसका n काट दिया जाए, हाँ नहीं काटना है भाई, ठीक है। तो बताइए इसके मोल कितने हो गए 3/5। अच्छा ये क्वेश्चन को अगर रिडॉक्स रिएक्शन से करेंगे, सॉरी मोल कंसेप्ट से करेंगे, तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्यों ज्यादा टाइम वेस्ट करना है ना। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से मैं दे देता हूं, केवल आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, है ना, कहानी नहीं लिखाया जाएगा, डायरेक्टली रिएक्शन लिखा गया है। चलिए भाई निकालिए, तो सोच समझ के पहले आप लोग मुझे बताइए, तो आपको हेल्प भी कर दिया, देखो +7 है, बताओ इसका पहला का बैलेंस फैक्टर कितना है 5, फर्स्ट का बैलेंस फैक्टर भाई 5 है ना, इसका बताइए, पहले इसका बताइए उसके बाद आगे सॉल्व करिए। पहले देखो, अच्छा बताओ ये लिखा है फेरस ऑक्जिलेट, लिखा है फेरिक ऑक्जिलेट, फेरिक है ना, ये जो नीचे वाला 3 होता है तो इसका ही चार्ज होता है ना भाई, तो जब रिएक्शन ऐसा होगा तो ऐसा बनेगा, तो फेरस नहीं है फेरिक है। अब फेरिक है तो यहाँ में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3, यहाँ में भी क्या लिखा है, मतलब Fe का कुछ भी नहीं हो रहा है, Fe वहां भी 3 यहाँ भी 3, तो क्या किसका देखना पड़ेगा कार्बन का। बताओ यहाँ में तो याद होता है भाई कार्बन का कितना होता है +3, यहाँ में कार्बन का कितना +4, तो चेंज कितना का, लेकिन कार्बन इधर 6 है, अरे भाई 6 आगे 3 लिखा है ना भाई, तो 6 है। बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर, हाँ इसमें गलती नहीं करना था भाई। देखिए यहाँ में एक बार और मैं पूरा अच्छा से लिख देता हूं, देखिए Fe2C2 ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखिए यहाँ में, तो यहाँ में ये नीचे में 3 लिखा है, मतलब कार्बन 6 ऑक्सीजन 12, यही तो मतलब होता है ना भाई। तो यहाँ में तो टोटल कार्बन कितना हो जाएगा 12, यहाँ में +3 से +4 चेंज तो कितना का 1, लेकिन इसमें कार्बन कितने हैं 2 3 6, कार्बन कितना है भाई 6, ऑक्सीजन कितना है 12, समझ पा रहे हैं ना, इसलिए एन फैक्टर कितना आ गया 6। तो इसके दोनों को क्या, दोनों का क्या बराबर करेंगे इक्विवेलेंट, तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू इसका मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, इसका मोल कितना है 0.6, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5। अच्छा एक और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बोलेंगे तो छुट्टी कर दिया जाए, क्या चाहते हैं छुट्टी कर दिया जाए, मतलब ये समझ देखो ये बहुत रेयर केस है कि बहुत कम चांसेस है कि आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से आए, है ना, लेकिन अगर आएगा इसको ऐसे करना है। कभी कभी क्या होता है देखो मोलारिटी भी दे देता है, तो एक क्वेश्चन जल्दी से कहानी नहीं लिखा के एक क्वेश्चन, बस ये भाई इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए भाई 400 ml, 0.2 कैपिटल M के MnO4 सोल्यूशन, ये लास्ट है भाई।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो भूल जाने से फिर नहीं करा पाऊंगा तो छूट ही जाएगा। तो 400 ml, 0.2 m मतलब मोलारिटी है। KMnO4 solution is completely reduced by 100 ml 0.4 capital M Fe2C2O4 का होल थ्राइस फेरिक ऑक्जिलेट find oxidation state of Mn, find oxidation state of Mn, find oxidation state of Mn in final product, find oxidation state of Mn in final product। फाइनल प्रोडक्ट में क्या करना है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है। देखिए भाई थोड़ा सा समझ लेंगे, यहाँ में क्या लिखा है, मैं सॉल्व करा देता हूँ जल्दी से। देखिए KMnO4 लिखा है और यहाँ में क्या लिखा है भाई, Fe2C2O4 का होल थ्राइस। अच्छा बताइए कोई मीडियम दिया है क्या, कि कौन सा मीडियम में है? अगर मीडियम दिया होता तो डायरेक्टली तुम यहाँ में +7 से +2 करता, बेसिक दिया होता तो +4 करता, और स्ट्रांगली बेसिक दिया होता तो +6 करते, लेकिन कोई भी मीडियम नहीं ना दिया है भाई। क्या कोई भी मीडियम नहीं दिया है, तो आप मान लीजिए कि वो Mn+X में कन्वर्ट होगा, नहीं मालूम है। और बताइए अभी तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे ना Fe2C2O4 में, क्या यहाँ में Fe कितना है भाई बताओ, यहाँ में इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसका क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ में +3 है तो +3 में मान लो रिएक्शन ऐसा लिखा गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसके पहले अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए इसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही था, Fe+3 से +3 में जा रहा है और ये कार्बन CO2 में चला गया था, है ना। तो भाई ऐसा हो गया ना रिएक्शन। अब थोड़ा सा ध्यान देना है और बताओ इसका क्या दिया है, बताइए वॉल्यूम दिया है और इसका क्या दिया है, मोलारिटी। तो देखिए हम लोग बोलते थे ना कि इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट बराबर होगा, और इक्विवेलेंट का 3 फॉर्मूला था, कौन कौन सा बताइए। वेट अपॉन इक्विवेलेंट तो निकालना भी नहीं है, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर या नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। और नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम करना है, नॉर्मलिटी को क्या भी लिखा जा सकता है, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अगर मान लो ये फॉर्मूला लगाते हैं, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू इसका नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये नॉर्मलिटी है ना। इस नॉर्मलिटी को क्या लिख सकते हैं भाई, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर, और इसका भी क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। समझ पा रहे हैं भाई। अब मुझे बताइए अगर दोनों साइड बराबर है, अगर ये ml में है तो ये भी ml में होगा, चलेगा ना भाई, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे तो कट ही जाएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बताओ मोलारिटी इसका कितना है, 0.2। इसकी वैलेंसी फैक्टर बताइए, +7 से तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए, 7 - x। और इसका वॉल्यूम कितना है 400, और इसका मोलारिटी कितना था भाई 0.4, और इसका बताइए वैलेंसी फैक्टर बताइए। Fe का तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज हो रहा है भाई, कार्बन का। बताइए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना, +3 से +4 चेंज कितना का आएगा, 1 का, लेकिन कार्बन कितना है 6, तो क्या लिखा जाएगा 6। और इसका वॉल्यूम कितना है 100, तो सॉल्व कर लेना होगा, आंसर आ जाएगा। देखिए ये 20 से 20 कट जाएगा, तो देखिए 7 - x की जो वैल्यू आएगी, ये क्या हो जाएगा बताइए, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 इंटू 0.2, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ में क्या हो जाएगा, 4 से ये तो कट जाएगा ना, 0.1, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 0.2, इसको हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6/2 कितना का आ गया भाई 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई,
सॉरी, ये तो बताइए 7 माइनस एक्स का वैल्यू ना 3 आया है, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो बताओ यहाँ में एम एन किस में आ जाएगा, +4 में होगा। तो कौन सा मीडियम ही पूछेगा, तो कौन सा मीडियम होगा जिसमें +7 से +4 होता है, न्यूट्रल मीडियम। तो यहाँ में एम एन का फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +4। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई। फाइनली आपका चैप्टर यहाँ में रिडॉक्स रिएक्शन खत्म हो गया। कल हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।